डियर क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। और मुझे आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं हूं आपका फेवरेट डॉक्टर अमन सहगल, जो हमेशा आ जाता हूं चीजों को बनाने के लिए आपके लिए आसान, ताकि ना होना पड़े आपको कभी भी परेशान। सो स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा कि हमारा ये जो आज का वीडियो लेक्चर है, ये क्लास 12th की फिजिक्स में पढ़े जाने वाली यूनिट नंबर 2, बिल्कुल सही आपने सुना, फिजिक्स में पढ़े जाने वाली यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बहुत ही प्यारे टॉपिक का वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट्स एप्लीकेशंस। बिल्कुल सही आपने सुना। आज हम दो चीजें तो बिल्कुल खत्म करेंगे। एक, हम ये जानेंगे कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज तू है क्या, तू क्या चीज है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या टॉपिक है और फिजिक्स की दुनिया में वो कैसे काम आता है। तो बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज, थोड़ा सा मैं आपको इसके नाम के बारे में समझाना चाहूंगा। ये एक डिवाइस है, ये एक यंत्र है जो बहुत सारे कामों में लाया गया। हम क्लास 12th में उसके बहुत सारे कामों में से सिर्फ एक ही काम के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे कामों में जिनमें वो लाया गया, यानी वो बहुत सारे यूजेस जिसमें उसका इस्तेमाल किया गया, वो आज की बात नहीं है। वो आज की बात नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 1 सेंचुरी पहले की बात है। यानी यहां 1 सेंचुरी भी मैंने कुछ बहुत छोटी वैल्यू कह दी। दिस इज समवेयर इन द ईयर 1833। बिल्कुल सही आपने सुना, तो 19th सेंचुरी की बात हो रही है। यानी ये डिवाइस 2 सेंचुरी पुराना तो बिल्कुल जरूर है, क्योंकि 21st सेंचुरी चल रही है, तो 19th सेंचुरी का ही ये डिवाइस है। और इस डिवाइस का आविष्कार सबसे पहले 1833 में क्रिस्टी नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और क्रिस्टी उनका शॉर्ट फॉर्म नेम है, काफी बड़ा नाम था, मुझे नाम उनका पूरा याद नहीं है, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही नाम बताने की आपको कोशिश करी। क्रिस्टी नाम के वैज्ञानिक ने 1833 में व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बनाया था। मतलब व्हीटस्टोन नाम जो पड़ा ना, वो नाम चार्ल्स व्हीटस्टोन नाम के बेसिस पे पड़ा। मतलब उन्होंने जो ब्रिज बनाया था उसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं था, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए ब्रिज को दुनिया के सामने अगर लाने का किसी ने काम किया, मतलब क्रिस्टी नाम के वैज्ञानिक ने एक ब्रिज बनाया। अब बच्चे समझते हैं भाई कौन सा ब्रिज, कौन सा ब्रिज, नदी के ऊपर पार करने वाला ब्रिज, वो वाले ब्रिज की बात हो रही है? नहीं। इसे ब्रिज क्यों कहा जा रहा है, इस बात को भी मैं समझाऊंगा। पहले सुन लो कि ये है क्या। व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ डिवाइस which consists of a combination of 5 resistors। बिल्कुल सही आपने सुना, 5 रेजिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है। आप बखूबी जानते हैं, फिजिक्स में हमने अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशंस को स्टडी किया है, जिसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जिन्हें पहचानना बहुत आसान है, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो डेलिबरेटली बनाए जाते हैं। ये बनाया हुआ है डेलिबरेट कॉम्बिनेशन है, जिस कॉम्बिनेशन से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। इसमें 5 रेजिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया, जो कि 1833 में अलग अलग तकनीकों में काम आता था। क्रिस्टी नाम के वैज्ञानिक के द्वारा यह कॉम्बिनेशन तैयार किया गया, और 1843 में दुनिया के सामने इस कॉम्बिनेशन को पहली बार जब लाया गया, तो एक नए पर्पस के लिए लाया गया। वही पर्पस हम पढ़ते हैं। यानी उसके पर्पस तो बहुत सारे थे, वो बहुत सारी चीजों में काम तो आता था, लेकिन जो हमें सीखना है वो दुनिया के सामने अगर कोई लेकर आया, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स व्हीटस्टोन, जो कि एक बहुत ही बड़े म्यूजिशियन, एक बहुत ही बड़े आप कह लीजिए सॉन्ग कंपोजर के बेटे थे। उनका भी म्यूजिक की दुनिया में काफी इंटरेस्ट रहा, लेकिन उन्होंने विज्ञान की दुनिया में भी कुछ कार्य किए, जिसमें से एक कार्य था व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज चार्ल्स व्हीटस्टोन के द्वारा 1843 में दुनिया के सामने लाया गया, एंड इट वाज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। और जब व्हीटस्टोन ब्रिज को इस्तेमाल किया गया अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब मान लो मेरे पास कोई एक रेजिस्टर है और मुझे उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ही नहीं पता। मैंने कहा मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है और रेजिस्टर है, मुझे उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू ही नहीं पता। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से उस रेजिस्टर की उस अननोन वैल्यू का पता लगाना आसान है, और उसकी मदद के लिए या उसके इस्तेमाल के लिए जो डिवाइस तैयार किया गया, जो अक्सर आपको अपने स्कूल की फिजिक्स के लैब में, क्लास 12th के बच्चों की बात कर रहा हूं, आप स्कूल की फिजिक्स लैब में जरूर देखने को मिलेगा, उसे कहा जाता है मीटर ब्रिज
और अ स्लाइड वायर ब्रिज। आप लोग जब भी प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे तो आपको ये डिवाइस जरूर देखने को मिलेगा। तो एक बच्चा कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज डिवाइस है या मीटर ब्रिज डिवाइस है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज अब एक प्रिंसिपल बन चुका है, वो एक प्रिंसिपल बन चुका है जिसके बेसिस पर एक डिवाइस काम कर रहा है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अब व्हीटस्टोन ब्रिज एक डिवाइस है, नो डाउट वो एक सेटअप है, अच्छा खासा एक सेटअप है। उस सेटअप में सीखी हुई बात का इस्तेमाल किया जा रहा है एक नए डिवाइस को बनाने में जो कि उसकी एप्लीकेशन है। तो in this video lecture we will study about two very important things. The very first thing, what is Wheatstone bridge principle और what is Wheatstone bridge। भाई तुम हो क्या? यहाँ Wheatstone bridge का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कोई गेहूं पत्थर और पुल नहीं। यहाँ Wheatstone bridge में Wheatstone, चार्ल्स व्हीटस्टोन नाम के वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने दुनिया के सामने इसको लाने का प्रयास किया। तो चलिए विदाउट एनी डिले सीधा शुरू करते हैं कि Wheatstone bridge है क्या। लेकिन इसे जानने से पहले आपको एक चीज बखूबी पता होनी चाहिए और वो जो आपको चीज पता होनी चाहिए उसे हम कहते हैं किरचॉफ लॉ। बिल्कुल सही। तो जिन क्लास 12 के स्टूडेंट्स ने मेरे द्वारा इससे पहले फिजिक्स के अंदर यूनिट नंबर 2 के दिए हुए लेक्चर्स को नहीं देखा है, खास करके किरचॉफ को, क्योंकि उसके बिना ये समझ नहीं आएगा, उसके बिना ये दिमाग में घुस नहीं पाएगा। इसलिए किरचॉफ जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखें। मैंने किरचॉफ लॉस का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हमारा आज का बहुत प्यारा डिवाइस जिसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, या सिंपल शब्दों में कहूं व्हीटस्टोन ब्रिज। सवाल आता है सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है। कितने रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन? 5 रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन। तो फिजिक्स की दुनिया में विभिन्न प्रकार के रेजिस्टर्स को विभिन्न प्रकार के तरीकों से लगाया जाना हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज में रेजिस्टर्स को कैसे लगाया गया है ये आज हमारे लिए सीखना जरूरी है। आइए जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में रेजिस्टर्स को मैं अगर अपने शब्दों में बोलूं तो इसे कहते हैं पतंग की तरह, पतंग की तरह, पतंग की तरह कह लीजिए, या आप कह सकते हो इसे काइट नेटवर्क। इसे ये मेरे शब्द हैं, आज से पहले शायद इन्हें इस्तेमाल नहीं किया गया होगा, लेकिन ये काइट नेटवर्क है। मेरे लिए ये काइट नेटवर्क है पतंग की तरह। तो देखिए कैसे पतंग की तरह। पहले मैंने अगर पतंग की तरह है तो सीधा मैंने एक पतंग बना दी। ये देखिए आपको दिखना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने सीधा एक पतंग बना दी और इस पतंग के इस हिस्से से मैंने एक तार ली और यहां पे मैंने एक आपका बैटरी लगा दिया या फिर सेल लगा दिया और ये मेरा सर्किट मैंने क्लोज कर दिया। इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम एक काम करते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पॉइंट ए, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पॉइंट बी, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पॉइंट सी और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने डी। बीच में भी एक वायर लगा देते हैं, बीच में भी एक वायर लगा देते हैं और इस वायर के बीचों बीच लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। और यहां पे मैं चाहूं तो मैं एक की लगा सकता हूं, यहां पे मैं चाहूं तो एक की लगा सकता हूं, इसे बोलते हैं की K2 और यहां भी एक की लगा देता हूं, इसे मैं बोल देता हूं की K1। जरा गौर से सुनिए, यहां पे मैंने एक रेजिस्टर को लगा दिया क्योंकि कॉम्बिनेशन है 5 रेजिस्टर का, तो एक रेजिस्टर यहां लगा दिया और एक रेजिस्टर मैंने यहां लगा दिया, एक रेजिस्टर मैंने यहां लगा दिया। अब इन रेजिस्टर्स को कोई ना कोई नाम तो जरूर देना पड़ेगा। बिल्कुल सही आपने सुना, इसे नाम देते हैं P, इसे नाम देते हैं Q, इसे नाम देते हैं R, इसे नाम देते हैं S। अब सवाल आता है सर ये है क्या? बिल्कुल सही, यही 5 रेजिस्टर्स। एक बच्चा कहता है 5 कहां है? ये तो सिर्फ 4 है। ध्यान से देखो, एक P है, एक Q है, एक R है, एक S है। एक बच्चा बोला 5वां कहां है? अबे गैल्वेनोमीटर का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है ना, तो उस हिसाब से देखा तो 5 रेजिस्टेंस हो गए। 5 रेजिस्टर्स के इस तरह के कॉम्बिनेशन को, 5 रेजिस्टर्स के इस तरह के कॉम्बिनेशन को ही कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस तरह का कॉम्बिनेशन हमें क्या बताता है वो सुनो। पहले जानो कि व्हीटस्टोन ब्रिज कहता क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है सुन लीजिए, मैं यहां लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसकी डेफिनेशन की। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता होनी चाहिए कि डेफिनेशन क्या कहती है। तो बहुत सिंपल मैं शब्दों में लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, आई रिपीट माय सेंटेंस, according to Wheatstone bridge, according to Wheatstone bridge principle, if 4 resistors,
if four resistors are connected, in a network along with a galvanometer, as shown here, and two keys K1 and K2, such that when both the keys K1 and K2 are closed, then there lies a condition. I repeat my sentence. Then there lies a condition when galvanometer shows zero deflection. And it is said to be a balanced bridge condition. It is said to be a balanced bridge condition. And at this condition हमेशा याद रखें, P बटा Q is equal to R बटा S when IG is equal to 0. पहले देख लो, मैं बोर्ड के आगे से हट गया हूं, और बोर्ड के आगे से हटने का पर्पस ही यही है कि कम से कम आपको मेरे द्वारा लिखी हुई जानकारी या मेरे द्वारा बताई हुई बात दिखाई दे, और जो मैंने लिखा है वो आपको पढ़कर समझ आ सके। सवाल आता है सर पढ़ तो लिया, ऊपर से आपने भी बोल दिया, अब मतलब भी समझा दो। बिल्कुल सही। सो माय डियर क्लास 12 के स्टूडेंट्स, मैं मतलब की बात कर रहा हूं। मतलब ये कहता है कि अगर चार रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बनाया जाए सच दैट कि उस कॉम्बिनेशन में बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाए, तब एक नौबत ऐसी भी आती है जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। एक बच्चा बोला यार गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब जानते हो कि इस आर्म में करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। बिल्कुल सही। यानी यहां पर मैं कह सकता हूं कि जब IG जीरो होगा, तब हम कह सकते हैं कि इस आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। एक बच्चा बोला ऐसा कब होगा यार, तुमने यहां पे अच्छा खासा सेल बैटरी का कॉम्बिनेशन तैयार किया है, तुम यहां से करंट भेजोगे और करंट आगे जाएगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि करंट यहां ना जाए? हो सकता है। कब हो सकता है? सुनो ध्यान से। अब करंट कब बहता है? पहले आप ये समझो कि करंट कब बहता है। करंट तब बहता है जब उसे पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वर्क डन होगा तो चार्ज मूव करेगा तो करंट आएगा। यानी करंट को बहने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब कि अगर करंट यहां से निकला, मान लीजिए, मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में एक चीज बताता हूं कि मान लीजिए यहां से करंट निकला I, ऊपर भी गया I, इधर भी गया I, और इस I का कुछ हिस्सा यहां गया। मान लो जो हिस्सा इसका यहां गया वो I1 है, और जो हिस्सा यहां गया वो I माइनस I1 है। अगर I1 यहां गया तो I माइनस I1 गया। अब I1 ऊपर जा रहा है, अब I1 का एक टुकड़ा नीचे जाना चाहिए और बचा हुआ टुकड़ा यहां जाना चाहिए। I माइनस I1 का एक टुकड़ा यहां जाना चाहिए और बचा हुआ टुकड़ा यहां जाना चाहिए। मान लेते हैं कि I1 में से कुछ करंट यहां गया और जो करंट यहां गया वो IG। अगर करंट IG यहां गया तो फिर यहां कौन गया होगा? यहां गया होगा I1 माइनस IG। I1 माइनस IG यहां गया, IG ऊपर से नीचे उतर रहा है, और I माइनस I1 यहां से आ रहा है, तो ये वाला करंट ऊपर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये उतर रहे हैं। अगर ये उतर रहे हैं तो ये ऊपर क्यों जाएगा? रैदर ये दोनों ऐड होके यहां जाएंगे।
ऊपर से उतर रहा है IG, यहां से उतर रहा है I माइनस I1, ऊपर से उतर रहा है IG, यहां से उतर रहा है माइनस I1, तो यहां जाएगा I माइनस I1 प्लस IG इस आर्म में। अब इस आर्म में I माइनस I1 प्लस IG, इस आर्म से I1 माइनस IG, तो I1 का पॉजिटिव और I1 का नेगेटिव कट जाएंगे, IG का नेगेटिव IG का पॉजिटिव कट जाएंगे, तो लौटा कौन? I। बोलो निकला कौन? I। बोलो लौटा कौन? I। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो करंट का डिवीजन भी बहुत जरूरी है। देख लो, मैं बोर्ड के आगे से हट गया हूं और बोर्ड के आगे से हटने का मेन पर्पस यही है कि आपको करंट का डिवीजन समझ आना चाहिए, आपको मतलब समझ आना चाहिए कि मैंने करंट का डिवीजन किस तरीके से किया है और किस मकसद से किया है। तो जिस मकसद से मैंने करंट का डिवीजन किया है वो मेन मकसद ही यही है कि आपको बातें समझ आनी चाहिए। देख लीजिए माय डियर प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, करंट का डिवीजन क्यों किया? क्योंकि करंट निकल रहा है। क्यों गया आगे? क्योंकि उसे रास्ता मिल रहा है। लेकिन सर अभी तो आप कह रहे थे कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। भाई मैंने ये कब कहा कि गैल्वेनोमीटर पहले ही जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा? करंट नहीं जाएगा तब जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा ना। अब करंट कब नहीं जाएगा उसकी बात करता हूं। करंट तब नहीं जाएगा जब यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डी, यानी मैं सिंपल शब्दों में कह सकता हूं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी बी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डी के इक्वल होगा तब हम कह सकते हैं कि करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर जीरो होगा। अब ये कब होगा? ये कब होगा? ये तब होता है जब P और Q का रेशो R और S के बराबर होता है। यानी अगर रेशो बराबर होगा तब ये होगा, और अगर ये हो रहा है इसका मतलब रेशो बराबर है। भाई दो चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। या तो हमें मिल रहा है कि IG जीरो आ रहा है, IG जीरो आने का मतलब हमें मिल रहा है कि करंट जीरो आ रहा है। अगर तुम्हें करंट जीरो आ रहा है तो तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि भाई क्यों आ रहा है, तो उसका आंसर यह है कि करंट जीरो इसलिए आया क्योंकि यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम। अब तुम्हारे मन में सवाल आया कि भाई यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम कैसे? तो उसका आंसर यह कि ऐसा तब होता है, ऐसा तब होता है जब इन रजिस्टर्स का रेशो यानी जब P बटा Q, जब P बटा Q R बटा S के इक्वल होता है तब हम कहते हैं कि ब्रिज बैलेंस्ड है। तब हम कहते हैं कि ब्रिज बैलेंस्ड है, और बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन में यहां से करंट नहीं गुजरता और तब कहा जाता है दैट गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। अब मैं एक लाइन बोल रहा हूं और फिर उस लाइन का उल्टा बोलूंगा, आप बताना कि मैंने सही बोला या गलत बोला। मेरी पहली लाइन, जब भी चार रजिस्टर्स को पतंग की भांति कनेक्ट किया जाता तो एक नौबत यह है आती कि करंट यहां से नहीं बह पाता। जब भी चार रजिस्टर्स को पतंग की भांति कनेक्ट किया जाता तो एक नौबत यह आती कि करंट यहां से नहीं बह पाता। मन में सवाल ये आता कि करंट तू यहां से क्यों नहीं बह पाता? तो वजह ये उठ के आती कि जब पोटेंशियल डिफरेंस B और D का सेम हो जाता तब यहां से करंट नहीं हो पाता। फिर मन में सवाल दूसरा उठता कि ऐसा कैसे हो पाता? तो वजह ये निकल कर आती व्हीटस्टोन के अनुसार कि ऐसा तभी हो पाता जब P और Q का रेशियो R बटा S के बराबर पाया जाता। So when the bridge is balanced, then galvanometer shows no deflection. When the bridge is balanced, then galvanometer shows no deflection. Vice versa. If the galvanometer is already showing no deflection, then the bridge is balanced. Or if the bridge is balanced, then the galvanometer definitely shows zero deflection. यानी दो स्टेटमेंट है, अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो उसका मतलब ब्रिज बैलेंस है। दूसरी, अगर ब्रिज बैलेंस है तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। पहली, अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है यानी इफ IG is equal to 0 then P बटा Q is equal to R बटा S, और if P बटा Q is equal to R बटा S then definitely IG will show zero deflection। एक बच्चा कहता है तो अगर प्रूफ किसे करेंगे, इसे या इसे? भाई अगर ये मान लोगे यानी IG अगर जीरो मान लोगे तो ये प्रूव हो जाएगा, अगर ये मान लोगे तो ये प्रूव हो जाएगा। यानी वन थिंग हैज टू बी कंसीडर्ड
इन ऑर्डर टू प्रूव द अदर थिंग। एक चीज को माना गया है दूसरी चीज पता लगाने के लिए, और क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली बात है, एक की वैल्यू पुट करोगे तो दूसरी वैल्यू आएगी। दिस इज द रीजन दैट अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन-ब्रिज प्रिंसिपल, इफ 4 resistors are connected in a network along with the galvanometer as shown here and key K1 and K2 are closed, then there arises a condition। एक कंडीशन आती है जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, और वो कंडीशन तब आती है जब ब्रिज बैलेंस होता है, दैट इज P बटा Q R बटा S के बराबर होता है। दैट इज P बटा Q R बटा S के बराबर होता है। माय डियर क्लास 12 के स्टूडेंट, देखो और समझो, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल समझाने में ही पूरा वक्त लगा दिया, क्योंकि प्रिंसिपल ही आधे से ज्यादा बच्चे गलत बोलते हैं जब वाइवा में टीचर पूछता है, आधे से ज्यादा बच्चे गलत लिखते हैं जब कोई टीचर पूछता है। यानी आज के बाद आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन कभी आएगा तो सिर्फ ये नहीं आएगा कि व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, रैदर आएगा स्टेट एंड प्रूव व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये सब मैंने अभी जो बताया ये स्टेट है, प्रूव नहीं बताया। प्रूव अब बताने जा रहा हूं, लेकिन प्रूव बताने से पहले ये चेतावनी दे रहा हूं और ये सजेशन दे रहा हूं कि आपको जब भी प्रूव का क्वेश्चन आएगा तो पहले इतनी राम कहानी तो आपको जरूर बतानी है, पहले इतना ज्ञान तो आपको टीचर को जरूर देना है। यानी आपने हेडिंग डालनी है डेरिवेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। आप डेरिवेशन को करने से पहले उसकी डेफिनेशन दोगे, डायग्राम एक्सप्लेन करोगे। डायग्राम कैसे एक्सप्लेन करोगे? आपको जो दिख रहा है उसी को लिखोगे। कैसे लिखोगे? सुन लो। लेट देयर बी अ सर्किट डायग्राम सच दैट वी हैव 4 resistors, resistor P, Q, R and S, which are connected with each other to a connecting key K1 and connecting key K2 and galvanometer G as shown in the diagram given below. Let I be the current which is starting from the battery and let it be divided accordingly so that the I comes out and the I returns. Now अब क्या करना है? अब जो करना है वो उसका प्रूफ है। अब जो करना है वो उसका प्रूफ है। तो जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो प्रूफ बताने जा रहा हूं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया माय डियर क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों। अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो आपको जो मैं अब प्रूफ बताने जा रहा हूं वो प्रूफ बताने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक बच्चा कह रहा है मास्टर डायग्राम मिट गया, अरे दोबारा बना दूंगा भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो अब आपको मैं प्रूफ बताने जा रहा हूं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम सीधा करने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जो मैं बताने हूं जा रहा, जो मैं समझाने हूं जा रहा, उस पे आप देना पूरा ध्यान और देखते हैं कि क्या आपको समझ आ रहा। तो प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है क्योंकि शायद कोई उन्हें ढंग से समझा नहीं पाता है, लेकिन मैं आपकी मदद कर रहा हूं, पूरा टॉपिक अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वापस से मैं कहूंगा अ स्ट्रक्चर विच लुक्स लाइक अ पतंग वाला नेटवर्क, यानी एक पतंग की भांति एक नेटवर्क बनाया गया है और इस पतंग की भांति बनाए हुए नेटवर्क को हमने कनेक्ट कर दिया एक सेल और बैटरी के कॉम्बिनेशन से। सेल कह लीजिए या बैटरी कह लीजिए, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम कुछ ना कुछ नाम दे देंगे। बीच में हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर और ये हमारी तार कंप्लीट हो गई। और यहां पे हमारा है रेजिस्टर जिसे हमने कह दिया P, यहां पे है हमारा रेजिस्टर जिसे हमने कह दिया Q, यहां पे है हमारा रेजिस्टर जिसे हमने कह दिया R, यहां पे है हमारा रेजिस्टर जिसे हमने कह दिया S। और यहां से करंट मान लेते हैं निकला I, ऊपर की तरफ भी गया I, इधर भी गया I, और I का एक हिस्सा यहां गया जिसे कहा गया I1, तो बचा हुआ हिस्सा यहां गया जिसे कहा जाएगा I माइनस I1। किरचॉफ में आप करंट डिवाइड करना भली भांति सीख चुके हो। I1 का एक हिस्सा जो ऊपर जा रहा है उसका एक हिस्सा नीचे आएगा और रिमेनिंग हिस्सा यहां जाएगा। तो जो हिस्सा यहां आया वो IG मान लेते हैं, तो जो हिस्सा यहां गया उसे कहा जाएगा I1 माइनस IG। IG नीचे उतर रहा है, IG मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। IG नीचे उतर रहा है, यहां से I माइनस I1 उतर रहा है, तो ऊपर चढ़ेगा I माइनस I1 प्लस IG।
ऊपर आई जी चढ़ा, इधर से आई वन माइनस आई जी उतरा और वापस लौट गया कौन? आई जी। वापस आई, वापस कौन लौट गया? आई। तो निकला कौन था? आई। लौटा कौन? आई। अब जरा गौर से देखो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने सी और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने डी। ए बी सी डी, ए बी सी डी हमारे पास 4 नाम है। जरा एक बार देखिए कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा एक बार देखिए कि मैं आपको क्या कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्रूफ क्या कहता है? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, मैं पूरी स्टेटमेंट आपको ऑलरेडी इससे पहले लिखवा चुका हूं। अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, इफ Ig is equal to 0, करंट अगर जीरो फैशन हो कर रहा है तो उसका मतलब ब्रिज बैलेंस्ड है, देन P बटा Q is equal to R बटा S। और इसी चीज का हम आज करने जा रहे हैं प्रूफ। जरा एक बार देखिएगा और समझिएगा कि ये चीज कैसे होती है। तो मैं सोच रहा हूं कि प्रूफ यहां से ना शुरू करके प्रूफ यहां से शुरू करूं, क्योंकि फिर जगह कम ना पड़ जाए। तो आइए हम शुरू करने जा रहे हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले हम यहां पे लिख रहे हैं सेलेक्टिंग लूप। एक लूप यूज करा, कौन सा लूप? ए बी डी बी या ए बी डी ए, सॉरी, ए बी डी ए एंड अप्लाइंग किरचॉफ लूप लॉ या किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, एंड अप्लाइंग किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो ए से बी जा रहा हूं तो रेजिस्टेंस क्या है? P। करंट क्या है? I1। तो P I1। B से D लौट रहा हूं तो करंट क्या है? IG। रेजिस्टेंस क्या है? कैपिटल G। D से A करंट के खिलाफ हूं, क्योंकि करंट के खिलाफ हूं तो माइनस R I माइनस I1 इक्वल टू 0, और वी कैन से दैट PI1 प्लस IG कैपिटल G इज इक्वल टू R इंटू I माइनस I1। एक बार देख लो, 2 बार घूर लो, आ जाए मन में कोई सवाल तो मेरे प्यारे बच्चों मुझसे पूछ लो। देख लो जो है लिखा यहां पे मैंने आपके लिए, इक्वेशन नंबर 1। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, बहुत सब्र से समझा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1, इस लूप में मैंने किरचॉफ लॉ लगाया। नाउ अगेन सुन लीजिए ध्यान से, घूर लीजिए। नाउ अगेन अप्लाइंग, आई रिपीट माय सेंटेंस, नाउ अगेन अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, नाउ अगेन अप्लाइंग किरचॉफ लॉ टू लूप। हमने जिस लूप में किरचॉफ लॉ लगाया बी सी डी बी, जिस लूप में मैं किरचॉफ लॉ लगा रहा हूं वो है बी सी डी बी। बी से सी गया तो Q रेजिस्टेंस है और करंट है I1 माइनस IG। C से D करंट के खिलाफ जा रहा हूं तो माइनस S इंटू I माइनस I1 प्लस IG, और D से B भी करंट के खिलाफ ही जा रहा हूं। भाई B से C करंट का रास्ता था, C से D करंट के खिलाफ, ये करंट का रास्ता करंट का खिलाफ, बातें उसी बच्चे को समझ आएंगी जिसने मेरा किरचॉफ वाला वीडियो देखा है। अगर मेरा किरचॉफ वाला वीडियो नहीं है देखा तो करंट के खिलाफ और करंट के रास्ते में ये जो बातें मैं बोल रहा हूं कुछ समझ नहीं आएगा, पहले वो देख लो, इसलिए कह रहा हूं। तो ये उन्हीं बच्चों को समझ आएगा, मेरी भाषा उन्हीं बच्चों को समझ आएगी जिन्होंने वो वीडियो देखा है। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं बिल्डिंग जब बनाता हूं ना तो बेस का पत्थर सबसे मजबूत रखता हूं, और आप छलांग लगाने की सोचो बिना बेसमेंट में जाए तो काम नहीं चलेगा। स्टेप बाय स्टेप सीखो मेरे बच्चों, सब समझ आएगा। आइए, तो अब मैं डी से बी जा रहा हूं वापस से करंट के खिलाफ, तो मेरे पास आ गया माइनस IG कैपिटल G इज इक्वल टू 0, और कैन आई राइट दैट Q I1 माइनस IG is equal to IG capital G plus S into I minus I1 plus IG। एक बार मैं तो कहता हूं कि घूर लो, फिर मैं कहता हूं कि देख लो, आ जाए मन में कोई सवाल, मचा दो बच्चों पूरा बवाल। देखो मेरे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, बोर्ड पे है जो किया वो तुम समझो। देखो एक बार घूरो और समझो कि बोर्ड पे क्या ज्ञान दिया गया है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनाई गई है, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के बनाने के बाद मैं लिख सकता हूं when IG
इक्वल टू 0, तब इक्वेशन 1 and 2 will become जब करंट 0 होगा, यानी अगर ब्रिज बैलेंस है तो डिफ्लेक्शन 0 है, इसका मतलब गैलोमीटर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तब इक्वेशन 1 बन जाएगी PI1 इज इक्वल टू RI माइनस I1, और इक्वेशन 2 बन जाएगी QI1 इज इक्वल टू SI माइनस I1। अगर मैंने डिवाइड करूं तो डिवाइड करने के बाद जब I1 से I1, I माइनस I1 से I माइनस I1 है कट जाएगा, we get P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S। जब इसे कहा जाता है बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन, इसे कहा जाता है बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। अरे वो तो ठीक है, लेकिन जब करंट 0 है, यानी जब IG 0 है, जब करंट थ्रू गैलोमीटर 0 है, यानी जब गैलोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, तब P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S आता है, यानी ब्रिज बैलेंस्ड हो जाता है। माय डियर क्लास 12th के बच्चों, आपको समझ आना चाहिए कि क्या फिजिक्स की यूनिट नंबर 2 के करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस टॉपिक में बताने की कोशिश की गई है। दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसका मैंने आपको दिया है ज्ञान, है मेरी गारंटी कि नहीं होंगे आप परेशान। समझ आया? बहुत अच्छे से समझ आया। बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी सिंपल। चाहे आपका बोर्ड हो, चाहे आपका कंपटीशन हो, जेई हो, नीट हो, ये सवाल या इस तरह का सवाल या इस पे बेस्ड सवाल या इस तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर आने के चांसेस अक्सर रहते हैं। अगर आपने देखा होगा कि इस तरह का काइट नेटवर्क बहुत बार आता है, और जब भी काइट नेटवर्क आएगा तब बीच वाली आर्म को हमेशा इग्नोर किया जाएगा, बीच वाली आर्म में करंट नहीं भेजा जाएगा। चेक कर लेना कि काइट नेटवर्क में इनका रेशो सेम आना चाहिए। अगर रेशो सेम नहीं आ रहा है, तब ये बात अप्लाई नहीं होगी। ये बात केवल तभी अप्लाई होगी जब रेशो सेम होगा। और एक चीज और दिमाग में बिठा लो कि सिर्फ P बटा Q ही R बटा S के बराबर होने की जरूरत नहीं है, P बटा R भी Q बटा S के बराबर हो सकता है। एक बच्चा बोला बात तो सही है, उसे मान ले जाओ, उसे नीचे ले जाओ। देखो, घूरो, अगर आपको ये समझ आ गया है तो अब आपको कोई नहीं रोक सकता, और मुझे तो बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता ये बताने में कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो चलिए इस वीडियो के आखिरी पड़ाव की ओर हम बढ़ रहे हैं, और इस वीडियो का आखिरी हिस्सा अब हम करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज तुम किस काम आए, आओ ये अब हम जानते हैं। अब हम करने जा रहे हैं हमारे इस वीडियो का आखिरी पड़ाव, जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बिल्कुल सही आपने सुना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। की भाई तुम कहां काम आते हो और तुम कैसे काम आते हो, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के डिवाइस को हम कहते हैं मीटर ब्रिज। बिल्कुल सही आपने सुना, इसे हम कहते हैं मीटर ब्रिज, या फिर आप कह सकते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। तो माय डियर क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, फिजिक्स के अंदर पढ़े जाने वाले इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। यानी फिजिक्स में पढ़े जाने वाला ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, या आप कह सकते हो कि ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ये डिवाइस है, ये आपको इसलिए पता होना चाहिए कि जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे अपने सिलेबस के अंदर बढ़ोगे, आप पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस क्या होते हैं, आप पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, आप पढ़ोगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस पूरे सिलेबस में कितने हैं, और डिवाइसेस पे एक आधा क्वेश्चन बोर्ड में अवश्य आता है। और ऐसा नहीं है कि डिवाइसेस कुछ गिने चुने हैं, बहुत सारे हैं जो आपको पूरे साल
फिजिक्स में पढ़ने को मिलेंगे। ये आपका इस यूनिट के अंदर पढ़े जाने वाला पहला डिवाइस है जो कि आपको बखूबी पता होना चाहिए। तो चलिए इसका थोड़ा सा बातें करते हैं, इसकी थोड़ा सा जिक्र करते हैं। मीटर ब्रिज, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है तो पहले आपको ये समझना है कि ये क्या होता है। इट इज अ डिवाइस which is used to measure the value of unknown resistance। दो पॉइंट आपको अपने दिमाग में बैठाने हैं, दो पॉइंट मीटर ब्रिज को लेकर आपको दो पॉइंट अपने दिमाग में बैठाने हैं, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट कहता है इट मेजर्स, आई रिपीट माय सेंटेंस, it measures the value of unknown resistance। बिल्कुल सही आपने सुना, it measures the value of unknown resistance। और दूसरा पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, it works on the principle of Wheatstone bridge। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है it works on the principle of Wheatstone bridge, यानी Wheatstone bridge के प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा बहुत ही प्यारा डिवाइस जिसे हम कहते हैं स्लाइड वायर ब्रिज, या आपको सिंपल शब्दों में कहूं तो इसे कहते हैं मीटर ब्रिज। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। ये दो प्रिंसिपल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने दिमाग में बिठाने हैं। सवाल आता है कि सर ये दिखता कैसा है। आइए बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबी मतलब कि 100 मीटर लंबी एक तार होती है विच इज शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से पतली होगी और कहीं से मोटी होगी। और इस वायर, सुनना मेरी बात ध्यान से, इस वायर का जो ये वाला हिस्सा होता है ये कॉपर की स्ट्रिप पे बंधा होता है। ये कॉपर की स्ट्रिप होती है जो कि कुछ इस तरह की होती है, इस तरह की कॉपर की स्ट्रिप होती है। और वायर का ये वाला हिस्सा भी एक कॉपर की स्ट्रिप पे होता है जो कि कुछ इस तरह का होता है। ये कॉपर की स्ट्रिप पे आपकी बंधी हुई है वायर। यहां पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। इस कॉपर की स्ट्रिप में यहां पे एक पॉइंट होता है और बीच में एक और कॉपर की स्ट्रिप होती है। यहां पर एक पॉइंट होता है, यहां पर एक पॉइंट होता है। और ये भी हमारा, सुन लीजिए, आपको चीजें समझ आनी चाहिए तब जाके आपको चीजें अपने दिमाग में उठाएंगे। यहां भी एक हमारा पॉइंट होता है। यहां पे हम लगाते हैं एक रेजिस्टेंस जो कि हमारा है अननोन रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हमें नहीं पता। और यहां पर हम लगाते हैं एक नोन रेजिस्टेंस जिसके बारे में हमें है पता। कैसे काम कर रहा है सुनो। जनरली यहां पे हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं। जनरली यहां पर हम लोग एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं। यहां पर लग जाता है एक रेजिस्टेंस बॉक्स। जनरली यहां पर लगता है रेजिस्टेंस बॉक्स। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि रेजिस्टेंस बॉक्स में नॉब्स होते हैं। आराम से नॉब को निकाला जा सकता है। और सुन लो, यहां पे होता है एक स्केल जो कि इसकी लेंथ को नापता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब वायर मीटर की है तो ये भी इसकी लेंथ को नापेगा। टॉय ये हमने इस तरह से ये इस तरह से अपना पूरा का पूरा स्केल बना दिया जो कि हमारा अच्छा खासा स्केल दिखना चाहिए। दिस इज हाउ अ मीटर स्केल शुड बी कंस्ट्रक्टेड हियर। और वायर का ये वाला हिस्सा हम कनेक्ट कर देते हैं हमारे एक सेल से जहां से करंट फ्लो करता है, बैटरी कहना चाहिए मुझे, जहां से करंट की शुरुआत होती है। पहले डायग्राम देखो, आपको कंस्ट्रक्शन समझ आनी चाहिए कि मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में मीटर ब्रिज दिखता कैसा है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन समझ आ रही है तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। अब सुनो मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से, माय डियर क्लास 12 के बच्चों। Meter bridge is an electrical device which works on the principle of a Wheatstone bridge। मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबी एक तार होती है which is connected between two copper strip panels। ये वायर जो है यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की होनी चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वायर बनती है अलॉय की। ये वायर किसी कंडक्टर की नहीं होनी चाहिए। दिस वायर शुड बी ऑफ अलॉय सच एज कॉन्स्टेंटिन और मैंगनीन। कॉन्स्टेंटिन ले लीजिए या मैंगनीन ले लीजिए। एक बच्चा कहता है वायर, बहुत सिंपल है। अगर एक्सपेरिमेंट में वायर से करंट फ्लो करेगा तो करंट से हीटिंग इफेक्ट आएगा तो हीटिंग इफेक्ट होने से वायर के रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। यानी
हीट अगर होगा तो टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा तो टेम्परेचर से वायर के रेजिस्टेंस में फर्क पड़ेगा। जो वायर अलॉय की बनी होती है, टेम्परेचर के बढ़ने से या टेम्परेचर के घटने से उनके रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मीटर ब्रिज से ताल्लुकात रखने वाला एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो ये बनता ही बनता है, दैट व्हाई डू वी प्रेफर द वायर मेड अप ऑफ अलॉयज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मीटर ब्रिज। We prefer the wire made up of alloys in the construction of a meter bridge because the resistance of alloys is independent of the temperature. If we will consider a normal conducting wire, then the flow of the current through that wire may change the resistance of the wire due to the heating effect. This is the reason that we consider a wire of alloy like Constantan or manganese which should be of uniform area of cross section. उसका area of cross section यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब सवाल आता है सर ये डिवाइस कैसे काम करता है। तो मैंने आपको जो बोर्ड पे डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें आपको साफ साफ नजर आएगा इस पूरे डायग्राम में ये हमारा एक नोन रेजिस्टेंस है। इस नोन रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं आर की वैल्यू हमें नहीं पता, और ये जो रेजिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं एस को दूसरे शब्दों में कभी कभी शंट भी कहा जाता है, इसे हम कहते हैं नोन रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। और यहां से हम लेते हैं एक और वायर, उसे हम कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर के आगे होता है एक मेटालिक डिवाइस जिसका एज जो होता है वो पॉइंटेड होता है, और इसे हम कहते हैं जॉकी, इसे हम कहते हैं जॉकी। अब ये चीज ना आपको ज्यादा अच्छी तब समझ आएगी जब आप अपनी आंखों से ये चीजें देखो। तो आप अपनी आंखों से इससे पहले कि ये देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए कि एक 100 सेंटीमीटर लंबी वायर होती है, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, एक 100 सेंटीमीटर लंबी एक वायर होती है, और उस वायर का एक हिस्सा यहां जाता है, यहां पे नोन रेजिस्टेंस होता है, यहां पे अननोन रेजिस्टेंस होता है। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता लगानी है, ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, ये हमारा नोन रेजिस्टेंस है। तो ये जो इस तरफ है ये हमारा नोन रेजिस्टेंस है, जो हमारा इस तरफ है ये अननोन रेजिस्टेंस है। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता लगानी है, और हमारे पास एक वायर है जो कि 100 सेंटीमीटर लंबी वायर है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भैया ये चीज व्हीटस्टोन पे कैसे काम कर रही है। आओ बताता हूं कि ये चीज व्हीटस्टोन पे कैसे काम कर रही है। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को मैंने ए बोल रखा है, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को मैंने बी बोल रखा है, इस पॉइंट को एक काम करते हैं हम डी बोल देते हैं, इस पॉइंट को एक काम करते हैं डी बोल देते हैं, और इस पॉइंट को एक काम करते हैं सी बोल देते हैं। तो ए बी सी डी। अब ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ए के बाद यहां पे आ गया डी, और ए के बाद यहां आ गया सी, ये ए है और ये सी है, ये हमारे पास डी आ गया, और सी के बाद ये आ गया हमारे पास बी। तो ए के पीछे लगी है वायर, ए के पीछे लगी है वायर, और ये वायर कनेक्टेड है एक बैटरी यानी कि एक सेल के कॉम्बिनेशन से, और वो कनेक्टेड है सीधा जाके कहां बी से। तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट ए है, और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट बी है। जरा गौर से देखो, यहां से करंट निकल रहा है आई, और वो करंट डिवाइड होके यहां भी जा रहा है, और वो करंट डिवाइड होके यहां भी जा रहा है, और वही करंट पूरा फ्लो करता हुआ वापस आ रहा है, और ये वापस अपना आके कनेक्ट हो जा रहा है। यानी ए से हमारे पास एक रास्ता जा रहा है किसकी तरफ, सी की तरफ, और एक रास्ता जा रहा है किसकी तरफ, डी की तरफ। सी के बाद वो रास्ता मिल रहा है किससे, बी से, और बी के बाद उसकी मुलाकात हो रही है किससे, डी से। ए और सी के बीच में लगा है अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू नहीं पता, और सी और बी के बीच में लगा है नोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें है पता, और ए से डी के बीच में तार का टुकड़ा है, और सी से डी के बीच में लिखा है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर जाके यहां जुड़ गया पॉइंट डी पर। इस वायर के टुकड़े का, इतने टुकड़े का भी कोई रेजिस्टेंस होगा, इतने टुकड़े का भी कोई रेजिस्टेंस होगा। पहले देखो,
आपको डायग्राम समझ आना चाहिए दैट व्हाई मीटर ब्रिज इज वेरी सिमिलर टू व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हाई मीटर ब्रिज इज वेरी सिमिलर टू व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको यह समझ आना चाहिए। अगर आपको यह समझ आ गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज मीटर ब्रिज के सिमिलर कैसे है, तो समझो सारा काम आसान हो गया, समझो ये ज्ञान आपको समझ आ गया। आई हैव मेड दिस डायग्राम वेरी सिमिलर टू दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स वर्किंग। होता क्या है, होता क्या है? सबसे पहले हम जॉकी को यहां रखते हैं। जब हम जॉकी को यहां रखते हैं, आप नोटिस करोगे व्हेन द जॉकी इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, द डिफ्लेक्शन इज ऑन द राइट हैंड साइड। जब जॉकी यहां होता है तब डिफ्लेक्शन राइट में होती है, जब जॉकी राइट में होता है तब डिफ्लेक्शन लेफ्ट में होती है। एक बच्चा बोला मतलब ये कि ऑब्वियस सी बात है कि जब यहां से करंट निकलेगा तो वो करंट जॉकी से होता हुआ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पैदा करेगा। जब करंट यहां से निकलेगा तो वो करंट जॉकी से होता हुआ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पैदा करेगा। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शुरू कहां से हो जाएगी? यहां से। अब जब यहां पे आप गैल्वेनोमीटर रखोगे तो डिफ्लेक्शन राइट में आती है, जब आप गैल्वेनोमीटर यहां रखोगे तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेफ्ट साइड पे रखने पर डिफ्लेक्शन राइट में है और राइट साइड पे रखने पर डिफ्लेक्शन लेफ्ट में है, अगर लेफ्ट साइड पे रखने पर डिफ्लेक्शन राइट में है और लेफ्ट साइड पे रखने पर डिफ्लेक्शन लेफ्ट में है, दिस मींस कि कोई ना पॉइंट बीच में ऐसा है जहां डिफ्लेक्शन ऐसे होगी। यानी कभी डिफ्लेक्शन लेफ्ट में जा रही है और कभी डिफ्लेक्शन राइट में जा रही है। तो भाई जब लेफ्ट से राइट में गई है तो बीच में यहां से भी तो गुजरी है। इसी पॉइंट को कहते हैं नल पॉइंट, इसी पॉइंट को कहते हैं नल पॉइंट। और इस मेथड को कहा जाता है नल पॉइंट मेथड। नल पॉइंट मेथड के अनुसार, नल पॉइंट मेथड के अनुसार हम पता लगाते हैं, नल पॉइंट मेथड के अनुसार हम पता लगाते हैं वो पॉइंट, हम पता लगाते हैं वो पॉइंट जहां गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, जहां गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर जहां जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, हम वो पॉइंट पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी मेथड को मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस यूनिट में या फिजिक्स की दुनिया में कहा जाता है नल पॉइंट मेथड। और नल पॉइंट मेथड फिजिक्स की दुनिया का एक अकेला ऐसा मेथड है जो सबसे एक्यूरेट माना गया है और उससे वैल्यू हमें सबसे एग्जैक्ट मिलती है। तो जब हमें कोई पॉइंट मिल जाएगा जहां डिफ्लेक्शन जीरो आ गई, मान लो हमें एक पॉइंट मिल गया जहां डिफ्लेक्शन जीरो आ गई, तो यहां से लेके यहां तक की आप लेंथ नाप लेना। जब आप यहां से लेके यहां तक की लेंथ नापोगे तो आप नोटिस करोगे यहां से लेके यहां तक की लेंथ कुछ L सेंटीमीटर है। अगर ये L सेंटीमीटर है तो भैया रिमेनिंग लेंथ क्या होगी? रिमेनिंग लेंथ होगी 100 माइनस L सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है L सेंटीमीटर 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो मैं यहां पे एक पॉइंट लिख सकता हूं, बहुत प्यारा पॉइंट लिख सकता हूं, सुनिएगा ध्यान से। लेट द रेजिस्टेंस, आई रिपीट माय सेंटेंस, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, let the resistance of unit length of wire be equal to R सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस R ओम्स है, मैंने यहां सेंटीमीटर बोल दिया, R ओम्स है, तो L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस will be equal to L R ohm and 100 minus L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस will be equal to 100 minus L into R ohm। एक बार देख लो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, आपको समझ आना चाहिए कि बताया क्या जा रहा है, आपको समझ आना चाहिए कि सिखाया क्या जा रहा है, आपको समझ आना चाहिए। तो ये जो L वाला हिस्सा है, A से D वाला, ये हो गया L R ohm और ये वाला हिस्सा हो गया 100 माइनस L R ohm। और जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी मैं कह सकता हूं कि जब IG जीरो होगा, जब IG जीरो होगा तब हम कह सकते हैं कि ब्रिज बैलेंस होगा। और जब IG जीरो होगा तब ब्रिज बैलेंस होगा। ब्रिज बैलेंस होने का क्या मतलब हुआ? ब्रिज बैलेंस होने का क्या मतलब हुआ? आओ जगह बनाते हैं, यहां बनाते हैं। ब्रिज बैलेंस होने का क्या मतलब हुआ? ब्रिज बैलेंस होने का मतलब हुआ कि हम सीख चुके, मैं व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको एक चीज सिखा चुका हूं, व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको एक चीज सिखा चुका हूं दैट दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। सो देयरफॉर R बटा S is equal to L R ohm divided by 100 minus L R ohm। ओम से ओम कैंसिल, R से R कैंसिल, हमारे पास
R की वैल्यू नहीं है, तो R इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L मल्टीप्लाइड बाय S. दिस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस R. देख लीजिए, घूर लीजिए. मैं तो कहता हूं कोई डाउट है तो डियर क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, आप मुझसे ये चीज पूछ लीजिए. दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट. P upon Q is equal to R upon S. P upon Q is equal to R upon S. हमने यहां पे पता लगा लिया है और आपने नोटिस किया कि यहां पे हमारा R जो है वो अननोन है. R हमारा अननोन है और जो हमारा अननोन है उसे हमने निकाल लिया. अगर सपोज करो ये पता होता, ये अननोन होता, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है यानी यहां पे आप रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर रहे हो, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है यानी यहां पे आप रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर रहे हो, ये अननोन है. अगर ये नोन होता, ये अननोन होता तो फॉर्मूले में R की जगह ये वाला हिस्सा होता यानी ये S होता, क्योंकि मैंने इसे S लिखा था. तो जब ये अननोन होता और ये पता होता, इसे हटा देता हूं, मान लेते ये अननोन होता और ये पता होता, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता. S इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L अपॉन L. एक बार घूर लीजिए, मैं कहता हूं 2 बार देख लीजिए. कोई डाउट है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आपको समझ आना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या कराया जा रहा है, एग्जैक्टली क्या बताया जा रहा है. दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट माय डियर क्लास 12 के बच्चों. मीटर ब्रिज एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन की. अब सवाल आता है कि सर आपने तो समझा दिया, फिजिक्स की लैब में अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो उसे कैसे अंदाजा लगेगा कि भाई मीटर ब्रिज कैसा दिखता है. ये जो पूरा का पूरा सेटअप होता है ये एक वुडन बोर्ड पे होता है, वुडन प्लैंक पे होता है, हवा में कोई तार नहीं लटकती, एक लकड़ी का फट्टा होता है, एक लकड़ी का रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है, उस पे ये होता है. तो ऑब्वियस सी बात है, एक बच्चा कहता है भाई मैं कैसे मालूम, मैंने तो नहीं देखा ना. तो चलिए अब आपको मैं इस वीडियो के उस हिस्से की ओर ले चलता हूं जहां मैं आपको एक लाइव छोटा सा क्लिपिंग दिखाता हूं कि मीटर ब्रिज कैसा दिखता है और मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करके कैसे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली जा सकती है. खास करके उन बच्चों के लिए जिन्होंने आज तक फिजिक्स लैब में जाके इसे नहीं देखा है, उन बच्चों के लिए जिन्होंने आज तक फिजिक्स लैब में मीटर ब्रिज नहीं देखा है, जॉकी कैसा दिखता है ये नहीं देखा है, गैल्वेनोमीटर कैसा दिखता है ये नहीं देखा है, आइए उन बच्चों को मैं दिखाता हूं. तो चलिए चलते हैं वीडियो के उस हिस्से की ओर जिसे देखकर आपको ये समझ आ जाएगा कि हाउ डज अ मीटर ब्रिज लुक. एंड फिर मैं लौट के आऊंगा आपको टाटा बाय बाय सी यू कहने के लिए. तो चलिए चलते हैं. Meter bridge, resistance of a wire. The property of a conductor to oppose the flow of charges through it is called its resistance. In this experiment, our aim is to find the resistance of a given wire using a meter bridge and hence determine the specific resistance of its materials. Materials required: a meter bridge, jockey, Leclanché cell, resistance box, galvanometer, key, connecting wires, wire cutter, scale, resistance wire, and sandpaper. Procedure: first make the connections as shown in the circuit diagram. Take a connecting wire and cut it using a wire cutter. Connect one end of the wire to the positive terminal of the Leclanché cell and the other end to terminal A of the meter bridge. Now take another connecting wire and connect it between the negative terminal of the Leclanché cell and one end of the key. The other end of the key is connected to the terminal B of the meter bridge with another connecting wire. Introduce the resistance box in the gap G1 of the meter bridge. Now, take the resistance wire and connect it in the gap G2 of the meter bridge. Since the resistance of the wire depends on its length, make sure that both ends of the resistance wire just touch on the gap.
With other connecting wires, connect the positive terminal of the galvanometer to the central terminal of the meter bridge and negative terminal of the galvanometer to the jockey. Now insert the key and press the jockey near A and then near B. If the galvanometer deflections are in opposite directions, then the connections are correct. Now, press the jockey almost at the middle of the wire on the meter and introduce a suitable resistance R in the resistance box so that the galvanometer shows zero deflection. Measure the distance L1 from the terminal A to the balancing point. Now, interchange the position of the resistance wire and resistance box in gaps G1 and G2. Measure the distance L2 from the terminal B to the balancing point. Then calculate the mean balancing length L. Then calculate unknown resistance using the equation X is equal to L whole divided by 100 minus L into R. Repeat the experiment for different values of R and mean value of the resistance X gives the resistance of the wire. Measure the radius R of the wire using a screw gauge. If L be the length of the wire, then the specific resistance of the material of the wire is calculated using the formula rho is equal to pi r square x whole divided by L. I hope my dear class 12 के प्यारे प्यारे बच्चों कि मेरे द्वारा इस वीडियो लेक्चर में जो आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए क्लिपिंग दिखाई है उसे देखकर और उससे पहले जो मैंने आपको पूरे वीडियो लेक्चर में ज्ञान दिया है उसे सुनकर मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ चुका होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमारी फिजिक्स की इस बहुत ही प्यारी यूनिट जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें बचा क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारी फिजिक्स की एक यूनिट में अगर कुछ बचा है तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। जी हां, और इस पोटेंशियोमीटर का वीडियो लेक्चर मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप देखना ना भूलें। सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट आज के बाद नहीं होगा कुछ डिफिकल्ट, पोटेंशियोमीटर हमारा फिजिक्स की इस यूनिट का अगला वीडियो लेक्चर जिसे देखते ही, सही सुन रहे हो, जिसे देखते ही हमारी यूनिट नंबर 2 का खात्मा हो जाता है। सिर्फ छोटी छोटी बातें थोड़ी सी बचती हैं जिनका वीडियो लेक्चर मैंने नहीं बनाया है, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। यार वो तो आप क्लास 10th में भी पढ़कर आए हो, और अगर फिर भी मन है जानने का तो क्लास 10th के बच्चों को बहुत अच्छे से बताया है, उनका वीडियो लेक्चर देख लेना। पुरानी बातें याद हो जाएंगी, पुरानी बातें ताजा हो जाएंगी, समझ आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, ये सारी बातें क्लास 12th के इस यूनिट के आखिरी हिस्से में की गई है पोटेंशियोमीटर के बाद। तो पोटेंशियोमीटर कायदे से अगर देखा जाए तो फिजिक्स के अंदर पढ़े जाने वाला इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है, जिसको देखकर, जिसको समझकर आप कह सकते हैं कि फिजिक्स की यूनिट नंबर 2 का हो गया है खात्मा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक ही सजेशन है कि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, बिल्कुल भी अपना टाइम मत वेस्ट करो। आप अपना कीमती समय जो वीडियोस को देखने में मुझे देते हो उसको भी ढंग से यूटिलाइज करो, उसमें भी पूरा फायदा उठाओ, लेकिन फायदा अपने तक सीमित मत रखो। शेयर द वीडियोस विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स, और बिना सब्सक्राइब करे अगर चैनल देखोगे तो थोड़ा सा दुख तो होगा। लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों तक फैलाओ, सबको बातें डिस्क्राइब करो, अपना फायदा खुद भी करो, बाकियों का भी पूरा करो। Thank you once again, my dear lovely children.